कच्चा तीवू सुना है? नहीं। कच्चा तीवू कल प्रधानमंत्री जी ने बात उठाई और तमिलनाडु में ये बात चल रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपके जीएस का हिस्सा बन गया है। 100% कच्चा तीवू पूछा जाने वाला है। ये कच्चा तीवू एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जो कि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। और विवाद का कारण इसलिए बन रहा है क्योंकि 1974 में भारत सरकार ने अपना क्लेम उस पर छोड़ दिया था। इनफैक्ट ये ना कहा जाए क्लेम छोड़ दिया था, बल्कि श्रीलंका को दे दिया था। अब श्रीलंका को दे दिया था 1974 में, क्या भारत सरकार को ऐसा देने का अधिकार था कि वो उनको दे दिए जाए? नेहरू जी के समय से हम सब जानते हैं कि बड़ा ढुलमुल विदेश नीति रही है। हालांकि नेहरू जी ये मानते रहे कि वो दुनिया के सबसे बड़े विदेश नीति को जानने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी विदेश नीति मुझे नहीं लगता कि उस समय, और भारत से लोगों के संबंध होना, विदेशों के संबंध होना, बड़े कंट्रियों के संबंध होना, उन कंट्रियों की आवश्यकता थी। भारत सरकार की आवश्यकता थी कि नहीं थी बहुत छोटा विषय है। उन देशों की आवश्यकता थी क्योंकि उस समय भी भारत विश्व की 7वीं बड़ी लैंड थी, पॉपुलेशन भी हमारे पास थी। दूसरा, स्ट्रैटेजिकली वर्ल्ड पावर्स के लिए भारत एक सेंट्रल पॉइंट था। एक तरफ चाइना और एक तरफ रशिया और एक तरफ हिंद महासागर, उसके बीच में हम कहें कि इंडियन ओशन के बीच में उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। तो उस समय आप याद करिए कि भारत के ऊपर कंसंट्रेशन, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि नेहरू जी की विदेश नीति, बड़े बड़े भारी वर्ल्ड लीडर थे वो विदेश नीतियों के मामले में, लेकिन भारत की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि रशिया बड़ी तेज़ी से उभर कर आया था, भारत बीच में था, भारत की तरफ रशिया आकर्षित हो रहा था। तो चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच में चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ। रूजवेल्ट जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो चर्चिल को कहता है, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ से जा रहा है, वो चर्चिल को कहता है भारत की भूमि मत छोड़ो, भारत को कंसेशन दो, भारत की मदद करो, ऐसा ना हो रशिया भारत की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाए। चर्चिल उसका जवाब देता है और वो कहते हैं चर्चिल कि भाई हमारे पास, हम वर्ल्ड वार से लुटे पिटे हैं, अगर इतनी सिचुएशन होती तो भारत को रिटेन न कर लेते। और विश्व में जो पूरे विश्व में 57-58 देशों पर उनका कब्जा है, वो कब्जा बरकरार न कर लेते, वो छोटे छोटे आइलैंड्स भी छोड़ने पड़े उनको। तो चर्चिल बिल्कुल साफ था कि हिटलर चर्चिल को बर्बाद कर चुका था, यानी कि इंग्लैंड को बर्बाद करके जा चुका था। इसलिए चर्चिल का कहना था कि हम ये नहीं कर सकते, और करने की स्थिति होती तो कुछ आइलैंड हम रोक लेते, वर्ल्ड पॉलिसी बनने ही ना देते। रूजवेल्ट ने चर्चिल को उस समय कहा था कि स्ट्रेटेजिकली भारत बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करने वाला है भविष्य में, इसलिए अगर तुम उसका खर्चा बियर नहीं कर सकते तो 50% अमेरिका बियर करेगा, लेकिन उसको रशिया के नज़दीक ना जाने दो, क्योंकि नेहरू रशिया के नज़दीक जा रहे हैं। इसलिए ये सदैव समझा जाना चाहिए कि नेहरू जी पॉलिटिक्स के स्पेशलिस्ट नहीं थे, लोग नेहरू जी को चढ़ा रहे थे। अब इसका प्रकरण हमको समझ में आता है कि चाउ मिन लाई भारत में आया, नेहरू जी तिब्बत का समझौता कराए थे। आप सोचो कि जम्मू कश्मीर के महाराजा की उपाधि में तिब्बत आदि देशापति का शब्द इस्तेमाल होता था, और चुशूल की ट्रीटी तिब्बत के साथ थी। तिब्बत और चाइना के साथ संयुक्त युद्ध जम्मू कश्मीर का हुआ, और उस संयुक्त युद्ध में जनरल जोरावर सिंह और जोरावर सिंह के बाद उनका भतीजा, इन्होंने चाइना और तिब्बत की संयुक्त फोर्स को हराया, और हराने के बाद एक समझौता किया, और उस समझौते में तिब्बत को अधिपति भारत स्वीकार किया गया, यानी कि जम्मू कश्मीर स्वीकार किया गया। और जम्मू कश्मीर का अगर भारत में अधिमिलन हो गया तो तिब्बत का भी अधिपति जम्मू कश्मीर था, तो अब भारत सरकार हो जानी चाहिए। लेकिन नेहरू उस समय इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाए, जबकि उस समय पूज्य गुरु जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे, वो लगातार ये विषय उठा रहे थे। अटल जी जो पहली बार लोकसभा पहुंचे थे, वो लगातार प्रश्न उठा रहे थे, जनसंघ वाले लगातार क्वेश्चन उठा रहे थे, लेकिन नेहरू जी को समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि अक्साई चिन का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र के लिए भी
भारत सरकार कह रही थी कि भाई वो जमीन आपने छोड़ी क्यों है। नेहरू जी कह रहे थे वहां तो घास का दाना नहीं उगता, तिनका नहीं उगता। अब उस तिनका नहीं उगता तो क्या करेंगे उस जमीन का क्या करके करोगे। शायद नेहरू भूल गए कि इस्लाम और ईसाइयत दोनों जमीन के साथ बढ़े, तो जमीन और संप्रदाय इन दोनों के साथ उनकी बढ़ोतरी, उन्होंने कब्जा किया, जमीन पर कब्जा किया। जमीन पर कब्जा करने के बाद इस्लाम का जो इतना बड़ा रूप दिखाई पड़ता है वो उसका कारण जमीन पर कब्जा, आतंकी हमले रहा है। और जो ईसाइयत का इतना बड़ा रूप दिखाई देता है उसके पीछे भी ईसाई जंगी कब्जे रहे हैं देशों के ऊपर। और हमने कभी किसी पर कब्जा नहीं किया, लेकिन अपनी जमीन तो वापस ले सकते थे। लेकिन नेहरू जी का क्या कहेंगे, तिब्बत पर उन्होंने क्लेम छोड़ दिया और पंचशील समझौता कराए थे। परिणाम ये निकला कि चाइना ने तिब्बत पर हमला कर दिया। तिब्बत के हमले के बाद भी नेहरू जी नहीं चेते और बाद में भारत पर हमला कर दिया, भारत के बाकी हिस्सों पर हमला कर दिया चीन ने। लेकिन नेहरू जी को समझ नहीं आता था। अब उनकी ये दूरदर्शिता को क्या कहेंगे कि इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान पर अगर कहीं मिडिल ईस्ट से हमले हुए हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते से हुए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते में, मतलब हिस्से में, पाकिस्तान ने, नया नया बना पाकिस्तान ने हमला कर दिया और हम उसको गवा बैठे। क्यों नहीं ये बातें दिमाग में थी पता नहीं, ये तो दूर तक देखना नहीं जानते थे, या फिर बहुत बड़े लिबरल व्यक्ति थे कि कोई बात नहीं, देश टूट जाएगा, जमीनें चली जाएंगी तो क्या फर्क पड़ता है। जब इन्होंने ये कह दिया कि वहां दाना नहीं, तिनका नहीं उगता, कहाँ पहाड़ों पर मरने जा रहे हो, क्या बात करते हो, कैलाश मानसरोवर और अक्साई चिन और उन क्षेत्रों की जहाँ बर्फ ही बर्फ होती, क्यों परेशान हो। महावीर त्यागी ने उस समय कहा था कि मेरे सर पर बाल नहीं हैं तो क्या सर कलम कर देना चाहिए। आप सोचो, संसद के अंदर ये बात हुई थी कि मेरे सर पर अगर बाल नहीं है तो क्या सर कलम कर दोगे। अरे भाई, हमारी भूमि है, हमारी भूमि हमारे पास होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, संरक्षण होनी चाहिए, नहीं वो चली जाएगी कितना खतरा भारत पर आ जाएगा। तिब्बत हमारे हाथ से गया, खतरा चीन नाम का खतरा हमारे बॉर्डर पर खड़ा है। अक्साई चीन पर पाकिस्तान ने हमला किया, बाद में सरकारों ने अक्साई चीन पर कब्जा किया। कितना बड़ा युद्ध हुआ, कितने लोग हमारे मारे गए। आप सोचिए कि नेहरू जी एक और समझौता कराए थे। पाकिस्तान से उन्हें ज़्यादा ही प्रेम था। नेहरू लिया का समझौता तो हम सब जानते ही हैं। पाकिस्तान से उनको इतना प्रेम था कि पाकिस्तान में उन्होंने बेरूबरी स्टेट उन्होंने दे दी पाकिस्तान को। क्या नेहरू को यह अधिकार था कि वो कोई जमीन पाकिस्तान को दे दे अपनी तरफ से। रेड क्लिफ लाइन बनी थी, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस विभाजन की एक लाइन बनी थी, लाइन ऑफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर बना था, लाइन ऑफ कंट्रोल भी बना था चाइना के ये जम्मू कश्मीर मामले के बाद। लेकिन नेहरू जी बॉर्डर सीधा करने के चक्कर में, या ये ग्राउंड देते हुए कि हम बॉर्डर सीधा कर रहे हैं, उन्होंने बेरूबरी की जमीन पाकिस्तान को दे दी थी। इस पर एक बड़ा केस भी आया था, इनरी बेरूबरी केस के नाम से जाना जाता है। इनरी बेरूबरी के केस में ऑनरेबल कोर्ट के सामने मैटर आया। उस समय के जनसंघ ने यह बात उठाई, देश में हंगामा हुआ कि भाई आप अपनी जमीन दे कैसे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बात आई। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में केवल जमीन लेने का तो प्रावधान है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, खासतौर से आर्टिकल 2 जो ले तो सकता है, इनकमिंग तो है। और ये पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय भी डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा यहां भारतीय संघ में आने का रास्ता है, यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। और किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो कोई टेरिटरी सीसेट कर दे, कोई टेरिटरी दे दे। यह बात डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 1 की बहस और आर्टिकल 2 की बहस के समय कहा। और सेम बात बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सरकार कोई जमीन समझौते के तहत किसी दूसरे देश को दे सकती है, नहीं तो ये पैसे लेकर बेच देंगे। कभी राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा लेगा तो कभी इंदिरा गांधी फाउंडेशन पैसा लेगा, तो कभी किसी के नाम से कभी किसी के नाम से, और क्लेम छोड़ते चले जाएंगे और छोड़ते ही रहे। आप सोचो कि जो 62 की लड़ाई है, 62 की लड़ाई के बाद भी 200 किलोमीटर चीन अंदर घुसा है हमारे यहां।
आज मोदी जी की या आज की सरकार की जो चाइना से वार्ता है गलवान के बाद, वो इसलिए सॉल्व नहीं हो पा रही क्योंकि भारत सरकार कह रही कि प्री 1962 स्टेटस पर पहुंचो, वो हमारी शर्त है। अब प्री 1962 स्टेटस हमारी शर्त अगर है तो आप समझो कि 300-400 किलोमीटर हम उसमें अंदर घुस जाएंगे, मानसरोवर पूरा अंदर आ जाएगा। अब नेहरू जी की ढुलमुल नीति में सुप्रीम कोर्ट ने इनरी बेरूबरी के जजमेंट में मना कर दिया कि सरकार को ऐसी पावर नहीं है। बाद में सरकार ने अपनी तरीके निकाले और आज भी अभी मोदी जी का जो बांग्लादेश के साथ, मतलब केंद्र सरकार का बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हुआ है, तो हमने लीज किया है और वो जमीन कुछ उधर की अंदर ली, इधर की उधर ली, यानी कि हमने अपनी जमीन छोड़ी नहीं। लेकिन नेहरू जी उस समय जमीन छोड़ बैठे थे, दे देते थे, कहते यहां तो घास का दाना नहीं उगता। उसी विवाद को अगर कंटिन्यूएशन में देखोगे तो वो कंटिन्यूएशन, ये जो कच्चा तिब्बू आइलैंड है, ये उसी कंटिन्यूएशन में है। सबसे पहली बार डिस्प्यूट 1921 में उठा था। दोनों तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, भारत में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और उधर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, लेकिन भारत के एक राजा के आधिपत्य में वहां जमींदारी होती थी। राजा जो भारत की प्रिंसली स्टेट है, उसके अंडर में वहां जमींदारी थी, यानी कि वो टैक्स लेता था। और वो टैक्स लेता था तो अगर वो जमींदार, वो जो राजा है वो अधिमिलन कर देता है, तो वो जितनी जमींदारी है वो किसकी हो जाती है? वो भारत सरकार की हो जानी चाहिए थी। 1921 में ये विवाद शुरू हुआ सीलोन, उस समय चाइना का नाम श्रीलंका का नाम सीलोन होता था, और इधर भारत बैठा था और प्रिंसली स्टेट के थ्रू वहां शासन कर रहा था। तो तमिलनाडु में बैठा प्रिंसली स्टेट जो कि गवर्न कर रहा था उस लैंड को, वहां डिस्प्यूट शुरू हुआ तो कुछ विशेष नहीं हुआ। विशेष नहीं हुआ मतलब दोनों तरफ अंग्रेज बैठा हुआ है, लेकिन आज़ादी के बाद उसने तूल पकड़ा। और आज़ादी के बाद मतलब श्रीलंका भी आज़ाद हुआ, श्रीलंका आज़ाद हो गया, मॉरिशस आज़ाद हो गया, मालदीव आज़ाद हो गया, ये छोटे छोटे टापू आज़ाद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इंटरनेशनली ये तय हुआ कि यूएनओ तभी बनेगा जब उपनिवेशवाद खत्म होगा। चाहे कितना बड़ा आंदोलन कहीं चल रहा हो और चाहे कतई आंदोलन ना चल रहा हो, लेकिन सारी जमीनें छोड़नी पड़ेगी। जब तक वो जमीनें छोड़ोगे नहीं, वर्ल्ड वार को रोका नहीं जा सकता। ऐसा उस समय वर्ल्ड जो यूएनओ बन रहा है, यूएनओ बनते समय ये वार्ता शुरू हुई थी। तो ये तय हो गया कि भाई उपनिवेशवाद छोड़ना पड़ेगा। तो श्रीलंका भी स्वतंत्र हुआ, हम भी स्वतंत्र हुए उसी छोड़ने के चक्कर में। मॉरिशस भी स्वतंत्र हुआ, मालदीव भी स्वतंत्र हुआ। कहीं बहुत बड़े आंदोलन चल रहे थे तो कहीं बिल्कुल नहीं चल रहा था, और छोटे छोटे टापू बेचारे आंदोलन करने की स्थिति में ही नहीं रहे होंगे। भारत सरकार में जब ये बात 1961 में आई और ये सामने रखी गई नेहरू जी के कि भाई ये विवाद है, तो नेहरू जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और नेहरू जी ने बड़प्पन दिखाते हुए ये कहा कि भाई हम बड़े हैं, हम बड़े देश हैं, हमें बड़प्पन दिखाना चाहिए, इन छोटे छोटे देशों को दान कर देना चाहिए। यही देखकर पाकिस्तान को भी दान किया, और चाइना बड़ा देश था, ताकतवर था, इसलिए कर दिया क्योंकि चाइना को यूएनओ में भी नेहरू जी ने क्लेम करवा दिया था कि यूएनओ में भी जब नेशनलिस्ट चाइना को रिप्लेस करने का नंबर आया तो भारत को ऑफर आया, तो नेहरू जी ने कह दिया नहीं, कम्युनिस्ट चाइना को कर दीजिए, वो हमारे बड़े भाई। तो बड़े भाई अलग से जमीन लूटेंगे और छोटे छोटे भाइयों को हम दान कर देंगे। क्षमा बड़न को जाइए, छोटन को बलिदान। छोटन को बलिदान मतलब हम चीन से छोटे हैं तो हम बलिदान कर देंगे, और जो हमारी जमीन कब्जा कर लेगी, जिनसे हम बड़े हैं, उनको क्षमा कर देंगे। ये नेहरू जी की नीति थी। नतीजा निकला, इस पर डिस्प्यूट होता रहा क्योंकि हमारे यहाँ के मछुआरे, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात इसलिए रहती है क्योंकि ये बीचों बीच का टापू है जिसके 2 किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है। 2 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल पर्यटन स्थल की दृष्टि से भी बहुत अच्छा बनता अगर बनता तो। दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ से मछुआरे जाते थे वो वहाँ जाकर अपने जाल सुखाते थे, वहाँ वो बैठते थे, वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ते थे। और जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये आती है कि अगर वो ज़मीन हमारे पास होती तो इंटरनेशनल जो सी लॉज हैं उसके तहत उस एरिया की सॉवरेंटी भी हमारे पास होती, उस पर संप्रभुता हमारे पास होती। वो एक टापू तो छोटा सा है, लेकिन श्रीलंका की संप्रभुता स्वीकार करने का मतलब ये हो जाता है कि उसके अगल बगल जो सी वाटर है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और जो
कानून कहता है उसके अनुसार उसका जल भी देना पड़ेगा, जल संधि के तहत। नेहरू जी के सामने ये बात आई। नेहरू जी ने कहा भाई बहुत छोटा देश है, उनके साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें बड़प्पन दिखाना चाहिए। ये बड़प्पन दिखाते रहे। 66 में उस पर जब जब नेहरू जी चले गए बड़प्पन दिखाते दिखाते, तो सरकारें बदल गईं। 65 में इस पर वार्ता शुरू कर दी। शास्त्री जी आए। शास्त्री जी की हत्या का कारण भी ये, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि शास्त्री जी ने वो सारे काम, जैसे चर्च की ज़मीन थी, आप याद करिए कि चर्च एक्ट 1927, चर्च 1948 और उसके बाद 1965 में शास्त्री जी बैठ गए। शास्त्री जी ने चर्चों की ज़मीनों को भारतीय ज़मीन घोषित कर दिया और ये कहा कि ये ज़मीनें, ये चर्च तो स्वतंत्र हो सकते हैं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, लेकिन ज़मीन हमारी है। शास्त्री जी के जाने के बाद आज तक उस पर कुछ हुआ नहीं। शास्त्री जी ने सर्कुलर जारी किया था इन चर्चों के। आज वो कन्वर्जन कर रहे हैं देश में, देखो कितने बड़े स्तर पर। तो शास्त्री जी का समय था। शास्त्री जी ने उस पर एक्टिविज्म दिखाना शुरू कर दिया। तमिलनाडु सरकार उस पर भड़क गई। भड़कना स्वाभाविक था, क्योंकि वो तमिलनाडु की टेरिटरी में आता है। तमिलनाडु के मछुआरों पर फर्क पड़ता है, तमिलनाडु के पर्यटकों पर फर्क पड़ता है, तमिलनाडु के रहने वाले लोगों पर फर्क पड़ता है, उनके रोजी रोजगार पर फर्क पड़ता है। तो कोई भी राज्य हमारे देश का है, उस राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि वो केंद्र सरकार को बताए कि भैया ये हमारे लोगों पर फर्क पड़ेगा। अब इस बात को लेकर उस समय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दोनों ये कह रहे थे कि हमारा केस बनता है। अभी हुआ क्या कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनाव लड़ रही है और कॉन्सेंट्रेट किए हुए है। वहां पर उनके बीजेपी के चीफ ने एक आरटीआई डाल दी, अन्नामलाई ने, और वो आरटीआई में जवाब उसने कहा कि ये जो कच्चा तिब्बू जगह है, इसका सेटलमेंट क्या हुआ। चूंकि केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है, अगर कांग्रेस की होती तो शायद ना देती। बीजेपी की सरकार, उन्होंने वो पूरी फाइल दे दी उनको। वो पूरी फाइल दी तो मालूम पड़ा 1974 में भारत सरकार अपना क्लेम छोड़ बैठी है। और उसमें जो वार्ताएं हुई, उन वार्ताओं पर भी पूरा डिस्कशन हुआ। क्या डिस्कशन होता है कि भाई चीफ सेक्रेटरी दोनों देशों के बैठने जा रहे हैं, उससे पहले इस जमीन का क्या होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अपनी रिपोर्ट लगाएगी, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री अपना रिपोर्ट लगाएगी, और अटॉर्नी जनरल भारत की अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। अटॉर्नी जनरल उस समय का कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, लीगली हमारी है। क्यों? क्योंकि ये ज़मींदार की थी और ज़मींदार हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट से जुड़ा हुआ था, इसलिए चूंकि टैक्स यहां देता था, जमींदारी का लगान यहां देता था, इसलिए जमीन हमारी है। क्योंकि प्रिंसली स्टेट के मातहत आने वाली सारी जमीन पर भारत सरकार बैठ गई, तो वो भी हमारी है। श्रीलंका सही से क्लेम नहीं कर पा रहा। अब जब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने ऐसा कह दिया कि नहीं वो जमीन हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऐसा कह रहा है कि वो जमीन हमारी है, अटॉर्नी जनरल कह रहा है हमारी जमीन है, तमिलनाडु सरकार से वार्ता हुई तो तमिलनाडु सरकार उस पर भड़क गई कि भाई ऐसा कैसे, सोच भी कैसे सकते हो, वो जमीन हमारी है, हमारे देश की है। वार्ता आगे बढ़ती है तो इंदिरा गांधी ने एक चाल चली, सो कॉल्ड थी या वैसी थी। इंदिरा गांधी की तरफ से तमिलनाडु, चूंकि तमिलनाडु सरकार के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर ये कर नहीं सकते थे, नहीं तमिलनाडु हाथ से कांग्रेस को छोड़ना पड़ता, कोई दूसरी सरकार बन जाती और कांग्रेस वहां कमजोर हो जाती। हालांकि कांग्रेस वहां कमजोर है अभी भी, मतलब तब भी कमजोरी रही, लेकिन उस समय ये बात तमिलनाडु सरकार को बताई गई कि चीन का बहुत प्रेशर है। सोचिए, तमिलनाडु सरकार को यह बताया गया कि चीन का बहुत प्रेशर है, हमारे ऊपर भी प्रेशर है और श्रीलंका की तरफ से चीन खेल रहा है। चीन अभी 62 की लड़ाई का जो प्रभाव है वो इंदिरा गांधी के दिमाग पर भी चढ़ा हुआ। सोचिए, नेहरू डरकर चले गए जब अटल जी कह रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे थे, उस समय नानाजी देशमुख कह रहे थे, दीनदयाल उपाध्याय कह रहे थे कि आपकी चीन को लेकर रणनीति गलत है, चीन विस्तारवादी है, उसने अपने लोगों को छोड़ा नहीं, लाखों लोगों की हत्या कर चुका है, वो उसके पास अपनी 40% भूमि है, 60% भूमि उसने कब्जा किया हुआ अगल बगल देशों का, इसलिए चीन पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर भी पंचशील समझौता नेहरू जी कर ही आए थे और 62 में युद्ध हार गए
और मजे की बात ये थी कि जब ये कहा जा रहा था कि हथियार इकट्ठे करिए, देश को सशक्त बनाइए, तब वो कह रहे थे मैं तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा हूं, गुटनिरपेक्ष देशों का हिस्सा हूं। चूंकि मैं गुटनिरपेक्ष हूं इसलिए हम पर कौन हमला करेगा, मैं किसी गुट में हूं ही नहीं, ना मैं चाइना के गुट में हूं, ना मैं अमेरिका के गुट में हूं, और ना ही मैं रशिया के गुट में हूं। जब मैं किसी गुट में ही नहीं हूं तो मुझे फौजों की जरूरत क्या है। चाइना ने हमला कर दिया, हमारे पास फौजें नहीं थी, मजबूरन हमने जमीन उनको दे दी, बहुत बड़ी जमीन उनके पास चली गई। और तिब्बत तो छोड़ दीजिए, सोचना ही बंद कर दीजिए कि तिब्बत भी हमारा था कभी। तिब्बत छोड़ दीजिए, जो हमारे कब्जे में थी वो भी जमीन उन्होंने जीत ली। आज भी वो अरुणाचल पर क्लेम कर रहे हैं। अरुणाचल के मामले में आज भी 3 शहरों के नाम उन्होंने बदलकर प्रिंट किए हैं अपने नक्शों में। अब इनका तर्क ये था कि अंग्रेजी रिकॉर्ड जो उस समय श्रीलंका का रिकॉर्ड है, आजादी से पहले सीलोन का रिकॉर्ड है, उसमें ये टापू श्रीलंका में दिखाई दे रहा है वो नक्शे में, जबकि डॉक्यूमेंटेशन हमारे पक्ष में है, मतलब वो जमींदार हमारे पक्ष में। अब भारत सरकार तमिलनाडु सरकार से ये बात कर रही है, कह रही है कि साहब वो जमीन छोड़नी पड़ेगी, उस जमीन को छोड़ने में लाभ है। नेहरू जी ऑलरेडी कह रहे थे हम बड़े देश हैं, ये छोटी छोटी बातों पर, इन आइलैंड के लिए मैं बात नहीं करने वाला। आप सोचो, नेहरू जी ये स्टेटमेंट दे रहे थे, कह रहे थे कि मैं इन छोटे आइलैंड्स के विषय में श्रीलंका जैसे अपने दोस्त से बात नहीं करने वाला। बात भी नेहरू जी करने को तैयार नहीं थे, वो तो शास्त्री जी ने निश्चित कर दिया, इसलिए सब कुछ हुआ। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि इंदिरा गांधी भी जब उसको ये पता लगा कि चीन पीछे से है और उधर से चीन खेल रहा है, तो डर के मारे कहें या फिर चीन से मिली भगत हो सकती हो गई हो। चीन का दबाव, ये स्टेटमेंट है उन फाइलों में, चीन का दबाव बहुत है, इधर से भी उधर से भी। इसलिए इंदिरा गांधी सरकार ने ये फैसला किया है कि ये जमीन उनको दे दी जाए। 1974 में 4 समझौते हुए, 74 से लेकर 75 तक। उन 4 समझौतों में ये जमीनें उनको दे दी गई, लेकिन कुछ शर्तें लगा दी गई थी, क्योंकि तमिलनाडु सरकार का अपना कंसर्न था। तमिलनाडु सरकार कह रही थी हमारे मछुआरों का क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे मछुआरे वहां जाते हैं इस टापू पर, तो मछुआरों को उतरने का अनुमति दे दी जाए, उनके लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। और उस पर एक बना हुआ था चर्च, तो ये भी हो गया कि अगर चर्च में कुछ लोग जाना चाहें तो बिना वीजे के जा सकते हैं। ये भी हो गया कि वहां मछुआरे अगर अपना जाल सुखाना चाहते हैं तो सुखा सकते हैं, बस एक कंडीशन है कि उसके पानी में मछली नहीं मारेंगे, उसके पानी, उस टापू के पानी में मछली नहीं मारेंगे, बाकी सब कुछ होगा। ये कहते हैं कि इनका समझौता हो गया, जमीन उनको चली गई। तमिलनाडु में उस पर आंदोलन हो गए, और उस पर आंदोलन होकर बड़े आंदोलन हुए देश के खिलाफ, मतलब देश के, मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ, सॉरी। लेकिन जमीन हमने उनको दे दी। हमने क्लेम ही नहीं किया कि ये ज़मीन हमारी है, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है। और सपोर्ट यही कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं था, वैसे तो अपना ही है, लेकिन डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं थे, इसलिए श्रीलंका के क्लेम को छोड़ देना चाहिए। और इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि छोड़ दें। नेहरू की हिम्मत नहीं पड़ी, या फिर वो छोटा मानते थे, छोटी बातों पर वो बात नहीं करते थे, बड़े भाइयों से झगड़ा नहीं करते थे। और इंदिरा गांधी इस चक्कर में नहीं थी कि यहाँ कोई विवाद किया जाए। काउंटर में इंदिरा गांधी ने कहा कि हम अपने संबंध श्रीलंका से बनाना चाहते हैं, और श्रीलंका से संबंध बनाने के लिए ये टापू अगर कुर्बान करना पड़े तो कर देंगे, क्योंकि वहां चाइना घुस रहा है। अगर चाइना को वहां हटाना है तो हमको श्रीलंका के साथ जुड़ना पड़ेगा और श्रीलंका पर जाना पड़ेगा, इसलिए ये जमीन उनको दे दी जाती है। आज परिणाम ये है कि उस इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ हमारे मछुआरे जाते हैं तो उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी रोज पकड़ लेती है। हजारों मछुआरा 6-6 महीने, 1-1 साल जेल में रहता है, और कई वर्षों तक जेल में रहता है, क्योंकि वो और हमारे बीच से 20 किलोमीटर दूर है केवल। आप सोचो, 20 से 20 किलोमीटर दूर मछुआरों के लिए कोई वैल्यू थोड़ी नहीं रखता है। लेकिन भाई इंदिरा गांधी उस पर कर गई समझौता। अब मजे की बात यह है कि जब इन रिवेरुबरी का जजमेंट आ चुका था, और ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनली कोई जमीन किसी को दी नहीं जा सकती, इंदिरा गांधी ने दी कैसे? इंदिरा गांधी ने समझौते के तहत वो स्वीकार कर दिया कि जमीन हमारी है, ये स्वीकार कर लिया कि ये जमीन तुम्हारी है, हम ये स्वीकार करते हैं। अब जब जमीन हमारी है ही नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको देने में कोई बुराई नहीं है। ये इंदिरा गांधी का समझौता था। इन लोगों ने देश के टुकड़ों को अपने पिता की जागीर समझ के देने के लिए कभी ये पीछे नहीं हटे।
ये इनका इतिहास है और इस इतिहास का क्या परिणाम निकला वो हम सब इस समय देख रहे हैं। इसलिए तमिलनाडु का ये इशू शुरू से रहा। जयललिता ने भी इस इशू को उठाया, करुणानिधि ने भी इस इशू को उठाया, अन्नामलाई इस इशू को लेकर कांग्रेस के विरुद्ध वहां खड़े हो गए हैं। और चूंकि करुणानिधि की थोड़ी सी सपोर्ट थी इंदिरा गांधी को उस समय, इसलिए आज की स्टालिन सरकार भी उस प्रश्न के तहत आ रही है कि क्या तुम भी उसमें शामिल थे, क्योंकि इन्होंने भी कंसर्न, इनकी कंसर्न के बगैर हो ही नहीं सकता था। और ये वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, इनकी पार्टी के लोग, मतलब ये लोग। इसलिए इस विवाद को प्रधानमंत्री जी ने उठाया। इस पर पूरा ऐसे आप लोग लिखिए, इसकी और खोज करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा और देश को पता होना चाहिए कि आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या है।